आपकी इच्छा शक्ति उस कल्प वृक्ष के समान है जो आपको हर वो चीज़ दे सकती है जो आप चाहते हैं। इच्छा शक्ति समझ रहे हैं क्या होता है? इच्छा शक्ति पैशनेट होना किसी भी चीज़ के लिए, डिज़ायरनेस होना अपने अंदर। अगर आप पैशनेट हैं किसी भी चीज़ के लिए, अपने गोल के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली वो आपको मिलकर ही रहेगा। जैसे कल्पवृक्ष होते थे ना, आपने सुना कल्पवृक्षों के बारे में? नहीं सुना तो हम बता देते हैं। कल्पवृक्ष उस टाइप के वृक्ष यानी कि ट्रीज होते थे जिसके नीचे आप खड़े हों, आप सिर्फ डिज़ायर करें वो चीज़ वो आपको दे देते थे। ऐसे ही आपके अंदर वो आपकी इच्छा शक्ति आपके अंदर भी है, बस आपको उसे पहचानना है और उसकी साइड पर आगे बढ़ना है। चलते हैं अपने टॉपिक की साइड। लास्ट 2 वीडियोज़ में हम आपको बैंकिंग के बारे में पढ़ा रहे हैं। मनी क्रिएशन बैंक कैसे काम करता है। मनी क्रिएशन क्लियर हो गया था, है ना, कि कॉमर्शियल बैंक यानी कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के साथ किस तरीके से अपने बैंक में क्रेडिट क्रिएशन कर देता है। क्रेडिट क्रिएशन तो हो गया इकोनॉमी के अंदर, लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि उस क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में पढ़ाने के लिए भी टीचर आ गया, बच्चे भी बैठे हुए हैं, बच्चों को कंट्रोल करना भी तो जरूरी है। क्या वो कभी शोर नहीं मचाएंगे? वो कामली आपकी बात को सुनेंगे? बट पॉसिबल ही नहीं है। तो यही इस इकोनॉमी के अंदर भी हो जाता है कि क्रेडिट क्रिएशन हो तो रहा है, मनी सप्लाई हो तो रही है, तो क्या मनी सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? वो कंट्रोल कैसे किया जाएगा? क्या करती है आरबीआई? कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को अपने सामने लेकर के आती है, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो करती है कि जो मनी क्रिएशन है, ये क्रेडिट क्रिएशन है, वो कंट्रोल हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, चलते हैं। देखो, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई या क्रेडिट सप्लाई बाय आरबीआई, ये सिर्फ आरबीआई ही कर पाएगी, राइट? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक तो समझ लीजिए उसकी एक असिस्टेंट बैंक होती है जिसको उसके थ्रू काम करती है। क्लियर? इसके 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। 2 इंस्ट्रूमेंट माने वो 2 तरीके से ये काम कर सकती है कि वो मनी सप्लाई वो मार्केट में। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है ना? देखो, मनी सप्लाई क्या है? मार्केट में जरूरत से ज़्यादा पैसे का आ जाना, सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बात बता रहे हैं, या कम हो जाना। ज़्यादा आ जाना तो भी ठीक नहीं है, कम हो जाना तो भी ठीक नहीं है। अगर ज़्यादा आ जाता है, अगर कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा हो जाती है तो हमें उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है ना, बस से। अगर मनी की वैल्यू मनी ज़्यादा हमारे पास आ जाएगा तो मनी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, हमारे रुपये की वैल्यू डाउन हो जाएगी, ठीक है। और कम हो जाएगा तो लोगों के पास पैसे ही नहीं होगा चीज़ों को खरीदने के लिए, तो भी प्रॉब्लम, राइट? बस इन 2, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, 2 कंडीशंस होती है हमारे। एक महंगाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाना, और एक बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती हो जाना। दोनों ही कंडीशन हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसके लिए आरबीआई क्या करता है? उसके बाद 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सिर्फ, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। देखो, क्वांटिटेटिव ऑल ओवर इकोनॉमी में, ऑल ओवर इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो ऑल ओवर इकोनॉमी में अगर को क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो आरबीआई ये इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो करते हैं। ऑल ओवर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। रेपो रेट, बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआर कैश रिजर्व रेशियो, लास्ट वीडियो में हमने क्लियर किया था। एसएलआर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी क्लियर किया था। और आ जाता ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। ये सुनो, अब हम चलते हैं रेपो रेट की साइड। ये रेपो रेट क्या होता है? देख, बहुत सिंपल। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई, ये जो कॉमर्शियल बैंक होती है ना, कॉमर्शियल बैंक को भी रुपयों की जरूरत होती है ना, तो वो किससे लोन लेगी? आरबीआई से। क्यों रुपयों की जरूरत होती है? अपनी लिक्विडिटी को, देखो हमें अगर रुपयों की जरूरत है तो क्यों रुपयों की जरूरत होती है? कि हमारे पास एक अच्छा कैश बना रहा है, या हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो पैसा, तो उसके लिए हमको रुपयों की जरूरत होती है, या हमको कोई अपना बिजनेस ओपन करना है तो हमको मनी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। ऐसे ही कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, उसको अपनी लिक्विडिटी को एकदम कंट्रोल करने के लिए कि उसके पास लिक्विडिटी में कैश अच्छा होना चाहिए, उसके लिए वो आरबीआई से लोन ले लेती है, ठीक है। तो आरबीआई जिस रेट पर उसको लोन देती है ना, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। क्लियर? क्लियर है मेरी बात आपको? रेपो रेट क्या हो गई? रेपो रेट वो रेट जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देगी, वो हमारा क्या हो जाता है? रेपो रेट हो जाता है, ठीक है। आरबीआई टाइम पर उनको लोन प्रोवाइड करती रहती है। बस अब हम यहीं पे आ जाते हैं कि अगर रेपो रेट, देखो रेपो, अब बहुत सिंपल सी बात है कि कॉमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा ज़्यादा होगा तो कॉमर्शियल बैंक वाले पैसे को आगे भी देंगे,
तीन, अगर हम इसको समझें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। देखो, एक हो जाता है सबसे पहले आरबीआई, फिर कॉमर्शियल बैंक, और उसके बाद यहाँ पर आ जाती है हमारी पब्लिक। अगर ये इसको ज़्यादा पैसे दे रही है तो ये भी इसको ज़्यादा पैसे देंगे, सही है, ज़्यादा क्रेडिट देंगे। ज़्यादा क्रेडिट देने से क्या होता है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा पैसा होना भी इकोनॉमी में, अभी हमने कहा कि मनी की वैल्यू डाउन हो जाती है। बस अब हम समझें इस चीज़ को कि अगर रेपो रेट जिस रेट से, है ना, फ्री में नहीं देगी ना आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को, वो किस एक रेट से देती है ना, परसेंटेज उससे वो उसके बदला ले लेती है। अगर वो रेट बढ़ा दिया, जैसे माना पहले 5% पे देती थी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन, अब उसने क्या कर दिया, 10% कर दिया। 10% करने से नतीजे क्या निकलेंगे, 10% कर देने से अब कॉमर्शियल बैंक उससे लोन कम लेगी। जब वहाँ से लोन कम आएगा तो वो लोगों को भी क्रेडिट कम दे पाएगी। क्रेडिटेशन नहीं होगा भाई, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं तो क्रेडिटेशन होगा कैसे, नहीं हो पाएगा ना, आगे भी सर्कुलेशन में मनी नहीं घूमेगा, ठीक है। जब लोगों के पास रुपया ही नहीं होगा तो कंडीशन किसकी आ जाएगी, इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी, चीज़ें और महंगी होती चली जाएंगी, ऐसे ही नहीं लोगों के पास। समझ रहे हैं मेरी बात को। देखो, डिस्करेज द बैंक टू बिल्ड कैश रिजर्व, बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक के पास क्या होगा, कैश रिजर्व को बनाने के लिए पैसा नहीं होगा, डिस्करेज होगी वो। रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई जो हो रही है पूरी इकोनॉमी में वो रिड्यूस हो जाएगा, इन्फ्लेशन की कंडीशन आएगी। राइज इन द वॉल्ट कैश, वॉल्ट कैश कैसे बढ़ेगा, कॉमर्शियल बैंक को पता है कि भाई उधर से रेट बढ़ रहा है तो बेटर है कि अपने वॉल्ट कैश को, क्या कैश होता है वॉल्ट कैश, वो कैश होता है, लास्ट वीडियो में हमने क्लियर किया था। वॉल्ट कैश क्या होता है, जो कॉमर्शियल बैंक अपने एक्स्ट्रा खर्चों को पूरा करने के लिए अपने पास जो एक कैश बना के रखती है, दैट इज कॉल्ड वॉल्ट कैश। तो वो वॉल्ट कैश ज़्यादा बना के रखेगी अपने पास, उसे पता है कि पैसा वहाँ से अगर हम पैसा ले रहे हैं तो वो ज़्यादा हमको रेट में मिल रहा है, तो बेटर है कि अपने पास वॉल्ट कैश ज़्यादा बना के रखो, ठीक है। तो क्या होगा, उससे वॉल्ट कैश ज़्यादा बनेगा। राइज इन मार्केट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंटरेस्ट, अब क्या होगा, जब उधर से हमें महंगा आ रहा है तो हम भी दूसरे को महंगा ही देंगे, बात समझ में आ गई। अगर उधर से रेट हाई है हमारे पास आरबीआई से तो हम लोगों को भी रेट हाई कर देंगे, ज़्यादा रेट इंटरेस्ट में लोगों को क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, लोग परेशान होकर क्रेडिट ही नहीं लेंगे, है ना। जब वो नहीं लेंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे, मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर हम देखते हैं तो लोग डिमांड करना कम कर देंगे, कंजप्शन करना कम कर देंगे। इतनी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, समझ गए, सिर्फ राइज होने से, है ना, चीज़ें मतलब समझ लो महंगी हो गई से। अगर फॉल हो जाए तो जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट, इसलिए एक चीज़ को समझ लें, दूसरी चीज़ को तो आप खुद से समझ सकते हैं कि अगर फॉल हो जाता है तो कंडीशन कहाँ जाएगी। समझ गए आप मेरी बात को। चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं बैंक रेट की साइड, सेकेंड आ जाता है बैंक रेट। देखो, रेपो रेट और बैंक रेट बहुत कुछ सिमिलर है, दोनों चीज़ें, है ना। वही बैंक रेट भी वही है जहाँ कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से यहाँ पर भी लोन लेती है ना, ये भी बैंक रेट उसी रेट से ही लिया जाता है, सेम चीज़ें, बस अंतर इतना होता है कि जो रेपो रेट लिया जाता है, रेपो रेट यानी कि यहाँ पर जो लोन लिया जाएगा उसमें कोलेटरल होती है, माने वो सिक्योर होते हैं पूरी तरीके से, लेकिन बैंक रेट ये विदाउट सिक्योर, विदाउट कोलेटरल होता है, समझ गए। अच्छा, ये जैसे हम ये एक तरीके से इसको रेट ऑफ डिस्काउंट कह सकते हैं हम, ठीक है। और क्यों लेती है, टू कोप अप द इमीडिएट कैश क्रंच, अगर बैंक कॉमर्शियल बैंक को तुरंत से ही किसी पैसों की ज़रूरत है, तुरंत एट रैंडम चाहिए, कोई भी ऐसा कोई कैश क्रंच उसके पास है और पैसों की ज़रूरत है, तो फिर वो वहाँ पर किस पे बैंक रेट पर ही पैसा लेना उसको ज़्यादा समझ में आता है, क्लियर है। अच्छा, बैंक रेट ज़्यादातर इसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं, रेपो रेट के कंपैरिजन में बैंक रेट हायर होते हैं, क्योंकि ये तुरंत से तुरंत कैश उनको अगर ज़रूरत होती है तो तुरंत से ही वो कैश को लेने के लिए, कैश का अरेंज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, बैंक रेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक रेट का हाई होना यानी कि राइज होना या फॉल होना, तो वो ये बिल्कुल सेम टू सेम, एकदम डिटो, कोई बिल्कुल चेंजेस नहीं, क्लियर। तो जो बैंक रेट में हाई होने में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो सेम टू सेम ये राइज में, ये फॉल। समझिए मेरी बात को। चलते हैं आगे, रिजर्व रेपो रेट में। अब रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, ये बिल्कुल इनका अपोजिट है। इन दोनों में तो क्या हुआ था, इन दोनों में हुआ था कि बैंक ने लोन लिया था, ये वो कंडीशन है जहाँ पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट्स रखती हैं,
अगर उसके पास जैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो डिपॉजिट कहाँ रखेगी, अपना आरबीआई में, उसके बदले का आरबीआई उसको इंटरेस्ट भी देगा। तो ये अपोजिट हो गया ना, यहाँ तो वो उसके पास से पैसे जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास, यहाँ पर उसके पास इंटरेस्ट आता है, ये इनकम हो गई। समझिए अपोजिट है दोनों एक दूसरे से। रिजर्व रेपो रेट, ये रेट कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर मनी टू आरबीआई किस लिए करती है, जनरेट इंटरेस्ट इनकम। क्लियर है, इंटरेस्ट इनकम को जनरेट करने के लिए ये किया जाता है काम। अच्छा अब सोचो रिजर्व रेपो रेट की अगर रेट बढ़ जाते हैं, है ना, पहले हमको जैसे वो 5% देती थी और अब वो हमें 6% देने लगी, ज़्यादा देने लगी, तो क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक जो है और ज़्यादा डिपॉजिट वहाँ पर रखना शुरू कर देंगे। जैसे पहले माना 10,000 रखते थे, अब उसने कहा कि चलो 10,000 पे हमको 1,000 मिल रहा है, लॉक के बाद 15,000 रख दे रहे हैं, जो और ज़्यादा मिल जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा, मोर फंड्स आर डिपॉजिटेड लेकिन लेस फंड्स आर यूज फॉर SCRR। अब क्या करेंगे, जब पैसे ही हमने सारा पैसा तो उधर रख दिया तो CRR हमारे पास क्या बचा, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो के लिए जो है बहुत कम हो जाएगा। ठीक, और क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी। अब क्या, जब हम सारा रुपया डिपॉजिट में रख रहे हैं या रुपये का बहुत सारा पार्ट हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो मनी क्रिएशन के लिए हमारे पास पैसे क्या हो जाएंगे, वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, मनी क्रिएशन हम करने ही नहीं चाहेंगे क्योंकि हमको लगेगा कि रुपये हम वहाँ से हमें इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है तो हम यहाँ पे क्यों करें। इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी बहुत से। जब लोगों के पास पैसा नहीं पहुँचेगा तो क्या होता है, चीज़ें महंगी हो जाती है, नहीं हो जाती है, बस इन्फ्लेशन हो जाएगा। समझ गए, इसका अपोजिट कर लेंगे तो वो डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी। तो इसलिए किसी एक सिंगल चीज़ों पर आप फोकस करें, सेकंड चीज़ उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। समझ गए, अच्छा चलते हैं आगे। CRR कैश रिजर्व रेशियो लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, है ना। इसी टॉपिक, इसी वाले जो चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और क्या करती है, और RBI क्या करती है इस पूरे जो प्रॉब्लम है उसको रोकने के लिए, वो करती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब सिक्योरिटीज़ को मार्केट में परचेस करना या सेल करना, डायरेक्ट RBI करती है। ठीक है, डायरेक्ट RBI करती है। अब देखो सिक्योरिटीज मतलब NSEs, है ना, ये लिखा भी हुआ है हमने NSEs। ये क्या होता है, जैसे मार्केट में उसने अपनी NSE निकाली, लोगों ने खरीदा, लोगों ने उसे खरीदा तो मतलब क्या हुआ, लोगों के पास पैसे क्या होगा, यहाँ कम होगा, इसने लोगों के पैसे को क्या किया, सोक कर लिया। ठीक है, वहाँ से पैसा, जब RBI को ऐसा लगता है कि लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता जा रहा है तो फिर वो मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशंस शुरू हो जाते हैं। तो वो सिक्योरिटीज अपनी मार्केट में निकालती है सेल करने के लिए, मतलब लोगों को तरह तरह से अट्रैक्ट किया जाता है, उनको इंट्रैक्ट किया जाता है कि हमारी NSE से हमारे सिक्योरिटीज़ को आप खरीदो, क्योंकि आप खरीदोगे आपके पास का पैसा हमारे पास आ जाएगा। सोक कर लेती है उनकी लिक्विडिटी को, समझ गए, है ना। अब इसके अपोजिट कंडीशन देखें, अगर वो लोगों की जो सिक्योरिटीज, लोगों के पास जो सिक्योरिटीज है उसे वो बाय कर लेती है, उसे वो खुद से खरीद लेती है और लोगों को पैसा दे देती है। जब जब उसको ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी की मार्केट में कमी हो रही है, लोगों के पास पैसा कम हो रहा है, तो ठीक है ना, वो ऑफर निकाल देते हैं कि वो परचेस करने के लिए तैयार है, आगे लोगों के शेयर्स को खरीदने के लिए या लोगों के पास सिक्योरिटीज जो खरीदने के लिए तैयार है, तो फिर वो ऑफर निकालती है और फिर वो खरीदती है, तो उसके बदले का कैश वो आप लोगों को दे देती है। समझ गए, उसे कहते हैं इंजेक्ट करना, है ना, लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना मतलब अब लिक्विडिटी माने और ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा आएगा। जब कम होता है तो RBI ये करती है, अगर ज़्यादा होता है तो RBI उसको वापस देती है। दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये इतने जितने हमने अभी को पढ़ाए, क्वांटिटेटिव पढ़ा दिए हमने आपको। कौन कौन से पढ़ाए, रेपो रेट, बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट, CRR, SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आई थिंक इतने आपके लिए क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद लेकर के आ रहे हैं आपके सामने क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आप मॉनेटरी पॉलिसी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव हो गए, अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे ये है क्वालिटेटिव, जैसे नाम से क्लियर है, तो क्वालिटी वाइज मीन्स ये सेलेक्टेड सेक्टर्स पर ही एप्लीकेबल होंगे, सब पर नहीं।
और क्वांटिटेटिव कैसे होते हैं, वो ऑल ओवर इकोनॉमी के लिए होते हैं, और क्वालिटेटिव सिलेक्टेड सेक्टर्स के लिए, राइट, सेलेक्टेड एरियाज के लिए। चलते हैं, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आरबीआई यूज़ करता है मनी को कंट्रोल करने के लिए? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होगा? देख, लोन लेते हैं तो लोन लेने के लिए किसी कोलेटरल यानी कि किसी को जैसे गिरवी रखना समझते हो, है ना, गिरवी रखी जाती है चीज़ें, तो उसके बदले की कोई चीज़ रखी जाती है, तब हमको वो पैसा मिलता है, ठीक है। ऐसे ही सेम होता है इसमें भी जैसे हमें बैंक से रुपये की ज़रूरत है, लोन हम ले रहे हैं, तो उसकी जगह एक कोलेटरल यानी कि कोई भी एक सामान हमें रखना होगा, राइट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे माना एक लैंड का पीस है ना, लैंड की पीस की वैल्यू हमारी 10 लाख रुपए की है, और बैंक हमें उसके बदले का बैंक हमें लोन कितना दे रहा है? 8 लाख रुपये। तो ये जो 2 लाख रुपए का हो गया, ये इसे क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट राइस बने बढ़ भी सकता है और कम भी हो जाता है, मतलब 10 लाख रुपए के सामान के बदले में हमको 12 लाख का लोन मिल सकता है, और 10 लाख के बदले में सिर्फ हमें 8 लाख का भी लोन मिल सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बस इसी को कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें राइज हो गया, माने ये बढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट इसको बढ़ा करके दे दी, माने उसको फ़ायदा हो रहा है कितने का? बैंक को हो रहा है फ़ायदा यहाँ पे 2 लाख रुपए का, तो क्या होगा? फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट बाय पीपल। लोग भाई क्यों लेंगे, है ना? 10 लाख रुपए की चीज़ के बदले में सिर्फ 8 लाख रुपए मिल रहा है, आपको तो 2 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है, लोग क्रेडिट लेना बंद कर देंगे। दूसरा क्या होगा? सप्लाई ऑफ, जो सप्लाई करता है कमर्शियल बैंक लोगों को, वो भी कैसी हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी। जब लोग ले ही नहीं रहे हैं, पैसा आपसे ले नहीं रहे, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, और सप्लाई कम हो जाएगी तो कैसी कंडीशन आ जाती है? इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है, मार्केट में रुपये नहीं होगा, महंगाई हो जाएगी। समझ गए, है ना? इसके अपोजिट अगर ये 12 लाख रुपए देने को तैयार हो जाते हैं तो क्या होगा? ये और ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ये डिमांड बहुत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, वो कहेंगे अरे 10 लाख रुपए के बदले में हमें तो बैंक से 12 लाख रुपए मिल रहा है, चलो चलो और ले लो, ये हो जाएगा। फिर क्या होगा? सप्लाई भी ये बैंक की और ज़्यादा होगी, कैसी कंडीशन हो जाएगी? मार्केट में डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी, जरूरत से ज़्यादा रुपया हो जाएगा तो रुपये की वैल्यू डाउन हो जाएगी। समझ गए? इसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये एक्चुअली ये सेलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल है, सेलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल है, किन्हीं सेलेक्टेड एरियाज पर या किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स पर ही गवर्नमेंट इसे एप्लीकेबल कर देगी, ठीक है। वहाँ से उसको ज़्यादा लोन देने के लिए या वहाँ से ज़्यादा लोन लेने के लिए ये करती है, बाकी हर किसी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम ये हर जगह एप्लीकेबल हो जाए तो फिर तो बाकी लोगों के साथ तो फिर मतलब एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, है ना। जिसके लिए हो रहा है, माना जिसको 10 के बदले में 12 मिल रहा है, कि बाकी लोग कहेंगे कि हम हमारा सेक्टर का बेकार कहाँ है क्या भाई, आपने उसको दे दिया। तो कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है ना, जहाँ जैसे ट्रेडिंग एरियाज़ होते हैं, ट्रेड ज़्यादा कराना गवर्नमेंट को, वहाँ पर इस टाइप के वो ऑफर दे देते हैं लोगों को, और वो काम जैसे नया कोई बिजनेस स्टार्ट करवाया है गवर्नमेंट की साइड से ही है, तब गवर्नमेंट ये काम करती है, अदरवाइज नहीं होगा। राशनिंग ऑफ क्रेडिट सेकेंड आ जाता है, क्रेडिट की राशनिंग कर देना। राशनिंग कैसे? आपको पता, राशन तो पता है सब लोगों को, है ना, राशन जिसके नाम का होता है उसे मिलता है, ऐसे सेम इसमें हो जाएगा। क्रेडिट की भी राशनिंग कर दी जाती है ना, इतना क्रेडिट इस सेक्टर के लिए, इतना क्रेडिट इस सेक्टर के लिए, ऐसे करके सेक्टर बांट दिए जाते हैं, तो वो उतना आपको देने देना पड़ेगा। समझ गए? जब ये दिया जाता है, यानी कि जब इसका इंट्रोडक्शन होगा, राशनिंग जब कर दी गई क्रेडिट, क्या होगा? डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। तो कॉमर्शियल बैंक ना वो क्रेडिट की राशनिंग, माने आपको, आपके पास जितना रुपया आपको अलग अलग सेक्टर में देना है, तो बाकी अब जो क्रेडिट का जो आप लोगों को सप्लाई करते हैं क्रेडिट की, वो आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई? क्योंकि रुपया कहाँ जा रहा है? रुपया तो आपका उस सेक्टर्स की साइड जा रहा है ना, क्योंकि राशनिंग हो चुकी है। अगर राशनिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो फिर ये डिक्रीज की जगह ये इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा पैसा हो गया। क्लियर है मेरी बात? ठीक, राशनिंग और क्रेडिट क्लियर हुआ कि क्रेडिट की राशनिंग कर देना पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए, और जब पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए हम क्रेडिट की राशनिंग कर देते हैं तो बाकी जगह क्रेडिट की सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, बिल्कुल ही बंद हो जाती है। समझ गए? चलते हैं मॉरल सोसाइटी साइड। देखो, मॉरल सोसाइटी एकदम क्लियर सिंपल सी चीज़ होती है। मॉरल जानते हैं आप, हमारे जो नैतिक विचार हैं। यहाँ पर आरबीआई अपने मेंबर्स को मतलब एक तरीके से समझ लो, एक हम इससे प्रेशर भी कह सकते हैं या फिर उनसे अर्ज भी करना कह सकते हैं। उनसे कह देते हैं कि भाई अगर मार्केट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कंडीशन आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग
क्रेडिट दिया या लिया जाए। सप्लाई ऑफ क्रेडिट उसके अकॉर्डिंग ही की जाए। पहले मार्केट चेक किया जाए, मार्केट में जैसी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि खुद करेंगे। अगर हम ये समझ लें कि हम वी ऑल आर इंडियन और इंडिया में होने वाली हर परेशानी में हम साथ हैं, है ना, तो डेफिनेटली ये परेशानियाँ कम हो जाती हैं। ठीक है ना। जैसे सबने मिलकर के कोविड-19 के लिए अगर काम किया है तो सबने मिल करके काम किया है। जिन लोगों ने नहीं किया हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जो लोग उसके साथ हैं सबने मिल करके काम किया। बस ऐसे ही है, ये भी आरबीआई ये कहता है कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमी में कि डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन आ रहा है तो क्रेडिट की जो सप्लाई है तो लोग उस हिसाब से काम करें, ऐसा हम लोगों से कह सकते हैं। भाई लोगों को तो नहीं पता ना कि क्या हो रहा है ना, तो ऐसा आरबीआई के मेंबर्स यानी कि जो बैंक के मेंबर्स होते हैं वो लोगों को बता सकते हैं कि ये कंडीशन है, क्रेडिट की सप्लाई कम होगी या आप ज़्यादा क्रेडिट ले सकते हैं। इसे कहते हैं हम सिस्टम। इस तरीके से भी क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है। समझ गए। यहाँ पर हमारे आकर के जो क्रेडिट को कंट्रोल करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे जो आरबीआई यूज़ करती है तीन इशू आते हैं, एक क्वालिटेटिव थे, दूसरा क्वांटिटेटिव। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों। चलो आरबीआई के फंक्शंस। आरबीआई इतने सारे काम करती है। आरबीआई के फंक्शंस क्या है, ये तो मेन बैंक है हमारा आरबीआई, सेंट्रल बैंक। ठीक है, क्या क्या काम करता है, बहुत सिंपल है। देखो, बैंक ऑफ इशूइंग, नोटों को इशू करने का है ना, नोटों को इशू करने का काम किसके पास है, आरबीआई के पास। सारे जितनी भी जो करेंसी है हमारी लीगल टेंडर करेंसी जो लीगली सब जगह वैलिड है हमारे नोट, वो सब कौन करेगा इशू, वो आरबीआई करता है। क्लियर। बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बैंकर भी है। ठीक है, तीन तरीके का काम करता है गवर्नमेंट में। एक तो बैंकर है, ठीक है, उनके सारे अकाउंट्स को देखता है। एजेंट है, एजेंट उनकी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल या परचेज करने का काम किसकी, गवर्नमेंट की। और एडवाइज़र है, उनको उनकी पॉलिसी को फ्रेम करने में एडवाइस देना। तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई है, कम हो गई है, कहाँ बजट जब पास होता है तो बिना गवर्नर जो भी आरबीआई का होते हैं उनकी एडवाइस के बजट पास हो ही नहीं सकता है। समझिए मेरी बात को। बैंकर्स बैंक है सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक का समझा देते हैं। जितने भी बाकी सारे बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक है ना, जितने भी सारे बाकी बैंक, उनका बैंकर है ये। बैंकर जानते हैं उनका सारा पैसा वहाँ सुरक्षित रखा जाता है। समझ गए, है ना। उसको जब भी जरूरत होती है इन बैंकों को तो वो कहाँ से लेंगे, उनके सारे आरबीआई से। और क्या सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है। सुपरवाइजरी समझते हैं ना, देखभाल करना। जैसे अपने पेरेंट्स होते हैं हमारी देखभाल करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और वो हमारी देखभाल कर रहे होते हैं, है ना। ऐसे ही ये जो बैंक होता है सारे बैंकों का एक सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है। ये हर एक बैंक पर उसकी नज़र होती है कि किस बैंक ने कितना लोन लिया है और उसके पास अगर कैश की क्राइसिस है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका होता है, आरबीआई का। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट देखो, आपके पास जब आप हर तरफ से परेशान हो जाते हैं, आखिर में आपको कौन दिखाई देता है, आपके पेरेंट्स, जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व 100% कर रहे हैं। चाहे जैसे आप लिखवा के रख लो, गारंटी है मेरी, है ना। पेरेंट्स आपके एक मतलब समझ लीजिए जैसे है ना अलादीन का जो चिराग होता है वो होते हैं आप, हर कोई बिल्कुल आप इनको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, आप किसी को नहीं बोलना, कभी भी नहीं बताना किसी को भी, है ना। आप अपने पेरेंट्स को, किसी को भी, मम्मी को, पापा को, जिस पे भी आपको ज़्यादा है आप बता, वो वही लॉक हो जाएगी, बल्कि आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन और आपके सामने आ जाए। करके देखो। ऐसे में ये क्या होता है, ये लास्ट रिजॉर्ट है। जब सारे बैंक हैं, बैंकों के पास भी क्राइसिस हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का किसी बैंक में ना ट्रस्ट हट जाता है, और जब ट्रस्ट हटता है ना तो वो क्या करते हैं, वो सारे मिलकर के इकट्ठे अपने पैसों की डिमांड करते हैं कि वो विड्रॉ करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में बैंक क्या करेगा, तो ऐसी कंडीशन में वो बैंक आरबीआई से सारा पैसा लेता है और लोगों को देता है। उस टाइम पर लास्ट रिजॉर्ट का काम कौन करता है, आरबीआई करता है बैंक के। समझ गए आप मेरी बात को। चलते हैं कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है फॉरेन एक्सचेंज। या तो फ्लोटिंग एक ना, ये अभी आपको पता होगा कि डॉलर के कंपेरिजन में हमारी रुपीज़ की वैल्यू का अप्स एंड डाउन्स होना, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज
कितना करना है, इस बार कितना होगा, ज़्यादा करना है, कम करना है, कितनी सप्लाई करनी है, इसकी भी सारा कस्टोडियन, इसका भी सब देखभाली का काम कौन करेगा, वो RBI करता है, क्योंकि इसी के थ्रू होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम। क्लियरिंग हाउस फंक्शन एक और आ जाता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन जैसे दो बैंकों का काम होता है ना, दो बैंकों का काम, दोनों ही बैंकों का अकाउंट वहाँ पर RBI के पास जो सारे अकाउंट रहते हैं, तो ये बैंकों का अकाउंट टू अकाउंट क्लियरिंग करा देती है, तो कैश का वहाँ पर चांद भी खत्म हो जाता है। माने जैसे हमारा भी 10,000 रुपये का और आपका भी 10,000 रुपये का, तो आप 10,000 दें फिर हम 10,000 लें, ये खत्म काम, वो वहीं की वहीं क्लियर करा देती है, अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट करा देती है। तो कैश का निकलना मतलब जो लिक्विडिटी होती है ना, वो यहाँ पर काम फिनिश। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब बैंकों के फंक्शन, हाउस मतलब यहाँ बैंक है, तो बैंकों के काम अगर बैंक के थ्रू होते तो वो भी वहीं के वहीं फिनिश कर। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट तो हम इतनी देर से आपको पढ़ा ही रहे थे सारा, कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करता है। तो इतने सारे जो इंस्ट्रूमेंट दो थे, क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके ये क्रेडिट को कंट्रोल भी करने का काम करता है। समझ गए, RBI इतने काम RBI के। RBI मेन बैंक है ना, जो मेन सारे अपने, अगर हम ऑल ओवर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, RBI का। कॉमर्शियल बैंक उसकी एक समझ सकते हैं हम, उसकी एडवाइजरी बैंक होती है जो उसके बिहाफ पर काम करती है, ये वो बैंक इशू करने का काम ये करता है, तो वो इशू करने का काम नहीं करती, लेकिन लोगों को क्रेडिट, लोग किससे इंटरेक्ट होते हैं, लोग होते हैं कॉमर्शियल बैंक से इंटरेक्ट। समझ गए आप? आई थिंक आपको इतनी जो बताया है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। कोशिश मेरी रहती है कि जितना भी ज़्यादा समझा सकूँ मैं उतना आपको अपने ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने, क्योंकि बाकी टिपिकल लैंग्वेज आपके बुक्स में और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा वहाँ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा कोशिश यही रहेगी कि हमेशा आपको जितनी सिंपल समझा सकें उतना हम सिंपल उसको कर दें। ठीक है चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके सामने फिर से आएंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।